जय हिंद साथियों। आज शुरुआत करते हैं हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। आज तारीख है 12 दिसंबर 2022 और आज का दिन है सोमवार। तो हम विस्तृत विश्लेषण करने से पूर्व एक बार देख लेते कि आज हम किन खबरों को देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहली खबर हिमाचल प्रदेश के बारे में देखने का प्रयास करेंगे कि वहाँ पर नए सीएम किसको बनाया गया है, और हिमाचल प्रदेश का जो फिजिकल मैप है उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर पूर्वी लद्दाख और चिकन नेक में जो घटना घटित हुई है जहाँ पर भारत ने अपने नए ड्रोन को तैनात किया है, तो उसके बारे में देखने का प्रयास करेंगे। इनको मैप में देखने का प्रयास करेंगे कि दोनों लोकेशन कहाँ पर अवस्थित हैं। उसके बाद हमारी अगली खबर रहेगी जिसमें हम पॉक्सो कानून को देखने का प्रयास करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि ये चर्चा में क्यों बना हुआ है और उससे जुड़े प्रावधान क्या है। उसके बाद पेज नंबर 7 पर मुद्दा मुद्दा आप में जो G20 है उसके बारे में दे रखी चीजें हैं, तो इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा कि किस तरह से भारत को जो G20 की अध्यक्षता प्रेसिडेंसी मिली है, तो भारत के लिए किस तरह से यह अहम हो सकता है। तो विभाजित विश्व का किस तरह से भारत सेतु बन सकता है डिजिटल समानता लाने की राह पर। उसके अलावा जन से जुड़ा संगठन बनेगा G20। तो इस तरह से आप इसे देखने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से भारत की अध्यक्षता में अहम है G20 की जो ये संगठन है उसकी। उसके बाद जजों की नियुक्ति पर बहस, तो इसे भी आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा कि किस तरह से जो कोलिजियम है एनजीएसी है उसको लेकर भी बहस छिड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट के लेकर यानी और सरकार के बीच में, तो इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद हम देखेंगे कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज जो पॉलिसी सरकार लाने वाली है, तो उसको देखने का प्रयास करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि जो पॉलिसी है इसके क्या प्रावधान है और ये जो पॉलिसी है क्यों लाई जा रही है, इसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर जो कार्बन है उसका क्या इस्तेमाल होगा उसको देखने का प्रयास करेंगे हम। उसके बाद हम ग्वाटेमाला को देखेंगे और देखेंगे कि ग्वाटेमाला में जो ज्वालामुखी क्या है तो उसके कारण क्या है उसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर जो ग्वाटेमाला है उसकी वर्ल्ड मैप में उसकी लोकेशन को देखने का प्रयास करेंगे हम। कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाने का ऐलान हुआ था, तो 1911 में ही आज के दिन यानी ब्रिटेन के जो किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कलकत्ता अब कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया था। अब स्थानांतरित करने के पीछे कारण क्या था, तो बंगाल में आंदोलन से डरकर अंग्रेजों ने यह निर्णय लिया था। 1931 में दिल्ली आधिकारिक रूप से भारत की राजधानी बनी थी। तो ये कुछ बारे में बात हो गई किसकी, जो राजधानी के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे जो पॉक्सो अधिनियम 2012 था उसको देखने का प्रयास करेंगे, यानी यहाँ समझने का प्रयास करेंगे हम कि जो पॉक्सो अधिनियम है वो क्या है उसको देखेंगे। मेन हमारा मोटिव उसी पर रहेगा। फिर हम हिमाचल प्रदेश है तो उसके हिमाचल प्रदेश का जो फिजिकल मैप है उसका एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम देखने का प्रयास करेंगे जो हमारी खबर रहेगी उसमें हम देखेंगे कि जो लद्दाख की बात की गई है वहाँ का जो क्षेत्र की बात की गई उसको देखने का प्रयास करेंगे हम। उनको मैप में समझने का प्रयास करेंगे हम। वहाँ पर कौन सी जो हिमालय की श्रृंखला है ट्रांस हिमालय की कौन सी श्रेणियाँ उनको देखने का प्रयास करेंगे हम। फिर जो चिकन नेक है चिकन नेक को देखेंगे। फिर हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको देखने का प्रयास करेंगे कि ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और यहाँ पर जो ड्रोन है वो तैनात क्यों किए गए हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज जो पॉलिसी लाने वाली सरकार, तो उसको समझेंगे। फिर इसको देखने का प्रयास करेंगे, इसकी प्रोसेस को समझेंगे हम कि CCUS की जो प्रोसेस है वो क्या होती है उसको समझेंगे। उसके बाद देखेंगे जो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी जिसका मतलब स्टोरेज किया जाएगा, तो उसका उपयोग देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका उपयोग किया जाने वाला है। उसके बाद हम देखेंगे ग्वाटेमाला, तो ग्वाटेमाला की जो लोकेशन है नॉर्थ अमेरिका में या सेंट्रल अमेरिका में, तो उसकी लोकेशन को देखेंगे। उसके बाद हम देखने का प्रयास करेंगे ग्वाटेमाला से लगती हुई उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लग रही है। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर जो ज्वालामुखी घटना घटित हुई तो कारण क्या है, तो उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम रिंग ऑफ फायर को देखेंगे। फिर देखेंगे ग्लोबल अर्थ वीक 1900 से लेकर 2013 तक के बीच में जो ट्रेंड रहा है, तो हम समझने का प्रयास करेंगे इस इमेज से। फिर हम देखेंगे कि जो घटना घटित हुई ग्वाटेमाला में तो उसके कारण क्या है, तो यानी किस तरह से जो वहाँ पर क्रस्ट है ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो टकराई है। फिर हम देखने का प्रयास करेंगे कि जो सेंट्रल अमेरिका है वहाँ पर जो घटना घटित हुई ज्वालामुखी की तो वो कौन से प्लेटों की वजह से घटित हुई है। फिर अंत में जिस कंट्रीज की या लोकेशन की हम बात करेंगे उनको गूगल मैप में देखते चलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। तो सुक्खू हिमाचल के 15वें सीएम मुकेश पहले मुख्यमंत्री बने। तो जैसा हमें पता है कि हाल में हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव संपन्न हुए तो इसमें कांग्रेस ने जीत हासिल की। तो कांग्रेस ने जीत हासिल करने के बाद जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ के नए सीएम को तैनात किया है, यानी नए सीएम की जो नियुक्ति की है। तो नए सीएम कौन बने वहाँ पर, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अब उन्हें शपथ किसने दिलाई, तो राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने उन्हें गोपनीयता और पद की शपथ दिलाई। तो इस तरह से हमें ये खबर देखनी थी। अब हम हिमाचल प्रदेश है उसका फिजिकल मैप देखते हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश का फिजिकल मैप होगा। तो आप इसकी पहले तो सीमा देखिए किस राज्यों से इसकी सीमा लग रही है।
तो पंजाब से, इधर हरियाणा से, उत्तराखंड से, इधर जम्मू कश्मीर से और इधर दिल्ली आप कीजिए चाइना से भी इसकी सीमा लग रही है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लग रही है? तो चाइना से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। कितने राज्यों से लगती है? तो 1, 2, 3 और 4 राज्यों से इसकी सीमा लग रही है। अब उसके अंदर महत्वपूर्ण जो रिवर्स है उनको देखने का प्रयास कीजिए। तो ये आप चेनाब नदी को देख पा रहे होंगे। उसके नीचे देखिए आपको तो रावी नदी दिखाई दे रही होगी, और उसके नीचे आप चलिए तो आपको यहाँ पर एक व्यास नदी दिखाई दे रही होगी, और व्यास नदी के नीचे सतलज रिवर दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ से आपसे उत्तर से दक्षिण में क्रम पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश में जो नदियां अवस्थित है उसका उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए। तो सबसे पहले आ जाएगी चिनाब, रावी, व्यास और सतलज आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो सतलज रिवर है वहीं पर गोविंद सागर रिजर्वियर अवस्थित है। उसके अलावा व्यास नदी आई है, तो व्यास नदी के सामने कौन सा जो व्यास नदी पर कौन सा जो डैम है, जो लेक है वो अवस्थित है? तो पोंग डैम लेक अवस्थित है। उसके अलावा यहाँ पर आप शिमला को देखिए, इसकी राजधानी होगी, तो सतलज के दक्षिण में अवस्थित है। और शिमला है, उसके दक्षिण में क्या है? तो सोलन, और उसके दक्षिण में नाहन अवस्थित है। उसके अलावा आप यहाँ पर देखिए पार्वती पर्वत जो है उसकी ऊंची चोटी, मतलब पार्वती पर्वत है जो ऊंची चोटी यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर गया को दिखाया गया है। इसके अलावा यो पुरगिल को दिखाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर रांगरिक रेंज को दिखाया गया है। उसके अलावा पठानकोट को दिखाया गया है। यहाँ पर जो पठानकोट है ये पोंग डैम लेक है उसके उत्तर में अवस्थित है, रावी के दक्षिण में अवस्थित है। उसके अलावा आप देखिए यहाँ से किस तरह से जो रिवर निकलते हुए आगे एंटर करेगी। अब एक अन्य इमेज में आइए, यही हिमाचल प्रदेश का ही मैप है, तो आप इसमें देखिए तो ये ग्रेट हिमालय हो जाता है। ग्रेट हिमालय के बाद ये पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय के बीच में आप देखिए तो यहाँ पर आपको स्पीति वैली दिखाई दे रही होगी, यानी स्पीति घाटी दिखाई दे रही होगी। अब यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं हिमालय, तो यहाँ पर आप चिनाब नदी को देखिए तो ये पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय को किस तरह से क्रॉस करती हुई आ रही है, यानी ग्रेट हिमालय से आती है, फिर स्पीति वैली से होते हुए पंजाब हिमालय से निकलते हुए फिर ये अगला जो राज्य उसमें एंटर करती है। अब यहाँ पर देखिए आप लाहौत घाटी या लाहौत घाटी जिसे हम बोलते हैं, लाहौत वैली जिसे हम बोलते हैं, तो वो आपको दिखाई दे रही होगी। अब यहीं पर आप देखिए रोहतांग पास दिखाई दे रहा होगा आपको, रोहतांग पास। उसके अलावा यहाँ पर रावी नदी को देखने का प्रयास कीजिए, जो हमने अभी बात की थी पोंग रिजर्वियर, यानी किस नदी पे है? तो व्यास नदी पर है। उसके अलावा सतलज रिवर होगी, तो यहाँ पर गोविंद सागर रिजर्वियर, जिसमें अभी अभी हमने देखा था गोविंद सागर रिजर्वियर, और ये पोंग डैम लेक जो व्यास नदी पर अवस्थित है। अब यहाँ पर हमने अभी जैसे अभी बात की थी व्यास नदी की और सतलज की, तो यहाँ पर आप देखने का प्रयास कीजिए तो यहाँ पर आपको रामपुर वैली दिखाई दे रही होगी। उसके अलावा इधर देखिए आप इसके दक्षिण पूर्व में तो आपको बास्पा वैली दिखाई दे रही होगी, इधर किन्नार देश दिखाई दे रहा होगा, किन्नर देश। उसके अलावा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो शिमला हिल, यानी शिमला की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही होगी। अब इधर देखिए आप महासू वैली, उसके अलावा लेजर वैली, उसके अलावा आपको यहाँ पर देखिए शिवालिक रेंज आ गए हैं, बीच में कौन सा? तो लेजर हिमालय आ जाता है। उसके अलावा आप यहाँ पर देखिए तो आप यहाँ पर सतलज रिवर है, और सतलज रिवर के दक्षिण में आप देखने, सतलज रिवर के उत्तर में और जो व्यास नदी उसके दक्षिण में देखने का प्रयास कीजिए, आपको कांगड़ा वैली दिखाई दे रही होगी। उसके अलावा सुकेट वैली दिखाई दे रही होगी। उसके अलावा आपको यहाँ पर महासू वैली दिखाई दे रही होगी। तो आपको देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर वैलियाँ क्यों ज़्यादातर बनी हुई, क्योंकि ये जो दो हिमालय है, यानी एक मान लीजिए लेजर हिमालय और शिवालिक हिमालय, तो इन दोनों के बीच में जो जगह रह जाती है तो उन्हीं की जो स्थान रहता है उसी को क्या बोलते हैं? तुकाटिया बोलते हैं। तो आप देख पा रहे यहाँ पर लेजर हिमालय हो जाता है, फिर यहाँ पर शिवालिक रेंज, तो इनके बीच में किस तरह से घाटियाँ बन रही है। आप यहीं पर देखिए आप एक ग्रेट हिमालय, फिर लेजर हिमालय या पंजाब हिमालय के बीच में आपको एक घाटी दिखाई दे रही होगी जिसे स्पीति वैली कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर वैलियों का निर्माण होता है। तो बढ़ते हैं अगली खबर पर। पूर्वी लद्दाख और चिकन नेक में नए ड्रोन के 2 बड़े बेड़े होंगे तैनात। तो चीन से जारी सैन्य तनातनी के बीच भारत ने पूर्वी लद्दाख से लेकर सिक्किम तक वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी निगरानी क्षमता बढ़ाते हुए नए ड्रोन यूनिट तैनात कर रहा है। मानव रहित ये विमान लगातार 48 घंटे तक अपने मिशन को अंजाम दे सकते हैं। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र के पास एक स्क्वाड्रन यानी बेड़ा तैनात किया है, वहीं दूसरा बेड़ा पूर्व में स्थित चिकन नेक सेक्टर में तैनात किया गया है, जो निगरानी करने में सक्षम होंगे। दूसरा है कि ड्रोन सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक और उनसे जुड़े सेंसर जो जुड़े हुए हैं वो कम्युनिकेट करने में सक्षम है। उसके अलावा इनमें एडवांस तकनीक है उसका इस्तेमाल किया गया है। निगरानी क्षमता बढ़ने से बिना किसी इंसानी मदद के यहाँ से सटीक जानकारी जुटाई जा सकती है। उसके अलावा यहाँ पर जो मामूली गतिविधि है उससे लेकर बड़ी से बड़ी गतिविधियों तक रियल टाइम ट्रैकिंग किया जा सकता है या ट्रेस किया जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पर नए ड्रोनों को अभी हमला करने की क्षमता से लेस नहीं किया गया है। तो इस तरह से हमें ये देखनी थी खबर। अब यहाँ पर जिन क्षेत्रों की बात की पूर्वी लद्दाख और चिकन नेक, तो इनको देखते हैं कि इनकी लोकेशन कहाँ पर अवस्थित है। तो ये
जम्मू कश्मीर यानी जो 2019 में क्या हुआ, यानी 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लाया गया, जिसमें क्या हुआ कि जो जम्मू कश्मीर पूरा राज्य था तो इसको दो हिस्सों में बांट दिया गया, यानी दो यूटी में डिवाइड कर दिया गया। एक तो जम्मू कश्मीर यूटी और दूसरा है लद्दाख यूटी। तो आप लद्दाख यूटी को देख पा रहे होंगे, तो ये पूरा तरह से लद्दाख यूटी हो जाता है, यानी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये हो जाता है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये लद्दाख है, तो लद्दाख में आप देखने का प्रयास कीजिए, उत्तर में अफगानिस्तान दिख रहा होगा, जिसकी सीमा यानी 106 किलोमीटर लगती है। उसके अलावा पाकिस्तान को देखिए आप, चाइना को देखने का प्रयास कीजिए, शिनजांग प्रांत हो जाता है चाइना का, और यहीं से जो सीपीसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर होकर निकल रही है, जो ग्वादर पोर्ट तक जा रही है। उसके अलावा आप देखने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर काराकोरम रेंज दिखाई दे रही होगी आपको लद्दाख में। उसके अलावा बाल्टिस्तान को देखिए, ये तो गिलगिट बाल्टिस्तान दिखाई दे रहा होगा, लाइन ऑफ कंट्रोल दिखाई दे रही होगी आपको। उसके अलावा कश्मीर घाटी को देखिए, कश्मीर घाटी में आपको श्रीनगर दिखाई दे रहा होगा। जम्मू देखिए, जम्मू में आप जम्मू देख पा रहे होंगे, जो इनकी राजधानी जम्मू एंड कश्मीर की, यानी ऋतु के अनुसार परिवर्तन कर ली जाती है, यानी अभी जो सर्दी है यानी शीतकाल के समय जम्मू इसकी राजधानी हो जाएगी, फिर जैसे गर्मी आएगी तो श्रीनगर अपनी राजधानी शिफ्ट कर लेंगे। उसके अलावा यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए, बाल्टिस्तान देखा, काराकोरम देखा। उसके अलावा यहाँ पर देखिए नुब्रा, यहाँ पर शोक नदी को देखिए आप, नुब्रा शोक नदी जो किसकी सहायक नदी है, तो ये इंडस की सहायक नदियाँ हैं। अब इंडस की सहायक नदी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, झांसकर दी हुई दिखाई दे रही हो आपको। उसके अलावा सुरू रिवर दिखाई दे रही होगी, तो ये सब किसकी सहायक नदियाँ होती है, तो ये सिंधु नदी की सहायक नदियाँ जो होती है। उसके अलावा आप यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए तो आपको अक्साई चीन दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पर पूरा जो क्षेत्र उसको देखिए, इस्लामाबाद और रावलपिंडी जो पाकिस्तान की राजधानी ही है इस्लामाबाद। अब अन्य मैप में आइए तो आप इस इमेज में देखने का प्रयास कीजिए, तो इधर आपको पाकिस्तान दिख रहा है, उसकी राजधानी इस्लामाबाद दिख रही, ये अफगानिस्तान हो गया। और जिसकी हमने बात की थी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो आप देख पा रहे ये तो गिलगिट के पूर्व में पश्चिम से होकर निकल रहा है। फिर ये जैसे आप देख रहे होंगे इस्लामाबाद के पूर्व से पश्चिम से होकर निकलते हुए जो अरब सागर है, वहाँ पर जो ग्वादर पोर्ट है मकरान तट का, वहीं पर इसका विकास किया जा रहा है, यानी वहां तक उसका विकास किया जा रहा है। यानी चाइना के जो शिनजांग प्रांत है वहीं से लेकर पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान प्रांत में अवस्थित ग्वादर पोर्ट है उस तक जो कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा रही है, ताकि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसी का एक हिस्सा भी है ये एक तरह से। उसके अलावा देखिए जो जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे थे, तो ये चाइना हो गया, यानी एक तरह से आप यहाँ देख पा रहे हो गिलगिट बाल्टिस्तान हो गया है, तो ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान सिंस 1947। उसके अलावा आप यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर हो गया, तो ये अभी हमने बात की थी कश्मीर घाटी की, ये एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल हो गई है। उसके अलावा जम्मू श्रीनगर, उसके अलावा लद्दाख को देखिए, लद्दाख में कारगिल क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा आपको। उसके अलावा यहाँ पर गलवान घाटी को देखिए, जहाँ पर भारत और चाइना के बीच में हमेशा तैनातनी बनी रहती है, यानी सैन्य टकराव बना हुआ है। उसके अलावा एलएसी को देखिए आप, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहाँ पर स्प्रिंग हॉट स्प्रिंग को देखने का प्रयास कीजिए आप, यहाँ पेंगोंग लेक को देखने का प्रयास कीजिए, लेह को देखने का प्रयास कीजिए, अक्साई चीन को देखिए। अक्साई चीन कब हट पाता चीन ने हमसे, तो 1962 के बारे में हट पाता। उसके अलावा यहाँ पर आप देख पाओगे तो ये चाइना का शिनजांग प्रांत होंगे। उसके अलावा यहाँ पर देखिए नॉर्थ सेक्टर हो जाता है ये। उसके अलावा आप यहाँ पर देख पाओगे सिचियान ग्लेशियर को देखने का प्रयास कीजिए, यानी सियाचिन ग्लेशियर को। उसके अलावा आप यहाँ पर सक्षम वैली को देखने का प्रयास कीजिए, जिसको पाकिस्तान ने किसको दे दिया, तो चाइना को दे दिया है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए तो ये चाइना अक्साई चीन में एक और जो हाईवे है उसका निर्माण कर रहा है, तो कौन सा, चाइना नेशनल हाईवे 2191। तो प्रश्न प्रीलिम से डायरेक्ट बन सकता है कि क्या चाइना का कोई सा हाईवे भारत से होकर निकल रहा है, तो हाँ निकल रहा है, तो कौन सा निकल रहा है, तो चाइना नेशनल हाईवे 219 निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है, तो अक्साई चीन से निकल रहा है, तो भारत का हिस्सा है। तो इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं डायरेक्टली। उसके अलावा आप लद्दाख में आइए, तो लद्दाख में वापस आप देखने का प्रयास कीजिए, तो ये आप काराकोरम रेंज दिखाई दे रही होगी आपको। उसके अलावा ये लद्दाख रेंज दिखाई दे रही होगी। उसके अलावा आप देखिए नीचे झांसकर रेंज दिखाई दे रही होगी, तो इनका उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ सकता है। उसके अलावा यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए, आपको लद्दाख पठार दिखाई दे रहा होगा। अब यहीं पर आप देखिए तो लिंगी टांग प्लेन दिखाई दे रहा होगा। उसके अलावा यहाँ पर देखिए आप सोडा के प्लेन दिखाई दे रहे होंगे। उसके अलावा यहाँ पर शोक रिवर दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पर क्यारा कास्क रिवर दिखाई दे रही होगी। उसके अलावा यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो ग्लेशियर उनको देखने का प्रयास कीजिए, तो यहाँ पर आपको जो बटूरा ग्लेशियर है वो दिखाई दे रहा होगा, बटूरा ग्लेशियर। उसके अलावा हिस्पर ग्लेशियर दिखाई दे रहा होगा। उसके अलावा पनमहा ग्लेशियर दिखाई दे रहा होगा। उसके अलावा बल्टूरा ग्लेशियर दिखाई दे रहा होगा, सिचान ग्लेशियर दिखाई दे रहा होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियर हो जाते हैं जिनसे डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है प्रीलिम्स में कि इनको पश्चिम से पूर्व में जमाने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले आ जाएगा बटूरा, उसके अलावा हिस्पर, उसके अलावा जो बाल्टोर ग्लेशियर या सियाचिन ग्लेशियर है, ये 4 ग्लेशियर दे सकता है वो हमको। उसके अलावा आप यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए
यहाँ पर हमने लद्दाख रेंज की बात की, काराकोरम रेंज की बात की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे शोक रिवर दिखाई दे रही होगी। अब लद्दाख रेंज के आप दक्षिण में आइए तो आपको यहाँ पर इंडस रिवर दिखाई दे रही होगी, और इंडस रिवर के किनारे ही मतलब उसी के निकट आपको लेह दिखाई दे रहा होगा। इधर जांस्कर नदी दिखाई दे रही होगी आपको, ये पोंगसो लेक दिखाई दे रही होगी। उसके अलावा आप यहाँ पर देखिए जांस्कर रेंज की हमने बात की, तो ये हिमालय वाला क्षेत्र हो जाता है एक तरह से। और यहाँ पर आपको नंगा पर्वत दिखाई दे रहा होगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको गिलगिट जो रिवर है वो दिखाई दे रही होगी। तो इस तरह से हमें इसको देखना था। अब आप चिकन नेक पर आइए, तो चिकन नेक को आप देखने का प्रयास कीजिए इसकी लोकेशन को, इसकी लोकेशन कितनी महत्वपूर्ण है। तो आप देखने का प्रयास कीजिए कि इसकी सीमा इधर भूटान से, इधर नेपाल से, इधर चाइना हो जाता है और इधर बांग्लादेश हो जाता है। तो कितने देशों से इसकी मतलब सीमा लग रही है, मतलब सीमा चाइना से तो इसकी सीमा लगती है, लेकिन आप देखने का प्रयास कीजिए कि चीन कितना निकट है किसके, चिकन नेक, या जिसे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं। तो इसका एक तरह से सामरिक महत्व भी हो जाता है। अब सामरिक महत्व है, इसका कुछ आर्थिक महत्व है, या हमारे लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है यानी पूर्वोत्तर तक पहुंचने का, यानी स्थल मार्ग से पहुंचने का सिर्फ एक ही मार्ग है। वो क्या मार्ग है, तो वो है इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर। यानी मान लीजिए कि कभी युद्ध की स्थिति होती है और बाई चांस अगर चाइना है वो इस पर अगर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है, तो हमारी जो पूर्वोत्तर है उस तक कनेक्टिविटी कट जाएगी। तो इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए भारत ने यहाँ पर ड्रोन तैनात किए ताकि यहाँ पर हर हलचल की निगरानी की जा सके, या कोई भी देश है वो यहाँ पर किस प्रकार की गतिविधियां संचालित कर रहा है तो हम उसको ट्रेस कर सके और उससे संबंधित जो कदम है वो उठा सकें। तो उसी को देखिए, नेपाल, भूटान, ये चाइना हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर हो गया। तो आप देखने का प्रयास कीजिए इसको कि इसकी महत्वपूर्ण क्यों इतना हमारे लिए जरूरी है। अब वापिस उसी मैप को देखिए आप, तो नेपाल, भूटान, ये बांग्लादेश, ये चाइना हो गया, और ये चिकन नेक हो गया, और ये हमारे 7 सिस्टर्स हो गई हैं। तो आप देखिए अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय हो गया। अब यहाँ तक हमारी पहुंच सुनिश्चित करने का केवल एक ही मार्ग हो जाता है, यानी जो स्थल मार्ग के थ्रू जाता है, तो वो एक चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर। यानी इसी तरह, इसीलिए यहाँ पर हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए भारत सरकार यहाँ पर हर तरह की प्रयास कर रहे हैं ताकि किस तरह से जो सिलीगुड़ी है यहाँ का एक विकल्प तलाशा जा सके। अभी हम अंत में गूगल मैप को देखेंगे, सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देना था इसका। उसके बाद देखते हैं अगली खबर को। पोक्सो कानून में प्रेम का पेच यानी प्यार में बड़े किशोरों को केस से बचाने की मांग ने देश में पकड़ा जोर। तो अब देखते हैं कि चर्चा में क्यों बना हुआ है। तो बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए लाया गया बाल यौन उत्पीड़न निरोधक कानून, या जिसे हम पोक्सो कहते हैं, अपराधियों को पकड़ने और सजा देने के उद्देश्य पर तो बखूबी खरा उतरा था, लेकिन आजकल चर्चा कानून के दूसरे पहलू पर भी है। पोक्सो कानून में प्रेम का पेच फंस गया है। प्यार में पड़े किशोरों को आपराधिक मामलों से बचाने की मांग जोर पकड़ रही है। पहली आवाज न्यायपालिका से उठी है, क्योंकि उसी के सामने ऐसे केस आ रहे हैं जिसमें 16 से 18 वर्ष के प्रेम में फंसे किशोरों और किशोरी की सहमति से बनाए गए यौन संबंध उन्हें यौन अपराधियों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर रहे हैं, और गैर इरादन अपराधी बने इन लोगों को आपराधिक मामलों से बचाने के लिए पोक्सो कानून में संबंध बनाने के लिए सहमति की उम्र पर पुनर्विचार की मांग जोर पकड़ रही है। तो ये कारण है चर्चा में बने हुए का। तो आप यहाँ पर उम्र देखने का प्रयास कीजिए। अब आप इस उम्र को पहले पोक्सो कानून में देखिए। तो पोक्सो कानून क्या कहता है, तो पोक्सो कानून 18 वर्ष तक बच्चा मानता है, यानी 18 वर्ष से नीचे कितनी भी आपकी उम्र है, यानी 17, 16, 15, 14, तो आपको एक बच्चे की तरह ये ट्रीट करता है। लेकिन जैसे ही आप 18 वर्ष से ऊपर होंगे तो आपको एक अडल्ट के रूप में ये परिभाषित करेगा। 18 वर्ष से कम उम्र में सहमति से संबंध बनाने का कानून में कोई महत्व नहीं है। ऐसे में अगर कोई प्रेम में पढ़कर आपसी सहमति से नाबालिग से संबंध बनाता है तो भी संबंध बनाने वाला व्यक्ति पोक्सो कानून में अपराधी होगा। तो यही यहाँ पर इसकी जो धारा है या जो इसकी आयु है उसको बदलने के लिए जो ये चर्चा में बना हुआ है, यह जोर पकड़ रहा है कि किस तरह से आप इसकी जो यहाँ पर आपने एज निर्धारित की 18 वर्ष, तो उसको आप चेंज करिए, और चेंज करने के चेंज कितनी उम्र तक कीजिए, तो ये देखना है आगे आने वाले समय में कि सरकार इसमें कितनी जो आयु है वो निर्धारित करती है। क्योंकि अभी आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर 16 से 18 वर्ष की उम्र में जो किशोर और किशोरियां हैं उनके बीच में अगर जो सहमति से अगर यौन संबंध स्थापित होते हैं तो भी उनको एक तरह से अपराध की श्रेणी में रखता है पोक्सो कानून। तो इसी में बदलाव के लिए मांग उठ रही है। अब इससे संबंधित कुछ और बातों को देखते हैं हम। तो यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर हम पोक्सो अधिनियम क्या है उसको देखते हैं। तो यह अधिनियम बच्चों को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है और बच्चों के शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास
सुनिश्चित करने के लिए हर चरण को ज्यादा महत्व देते हुए बच्चे के श्रेष्ठ हितों और कल्याण का सम्मान करता है। दूसरा है कि पोक्सो अधिनियम 2012 को बच्चों के हित और भलाई की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बच्चों को यौन अपराध, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी से संरक्षण प्रदान करने के लिए लागू किया गया है। यह कानून के जरिए नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है। इस कानून के तहत अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजा तय की गई है। तो ये पोक्सो अधिनियम है, उसके बारे में बात की गई और बाकी यहाँ पर जो बातें की गई है उनको आप देख सकते हैं। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण था कि पोक्सो कानून क्या है, ये चर्चा में क्यों बना हुआ है, तो इस तरह से हमें इस खबर को देखना था। तो बढ़ते हैं अगली खबर पर। कार्बन कैप्चर के लिए मिलेगी सब्सिडी, तो केंद्र सरकार लेकर आएगी कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी। तो अब ये किससे जोड़कर देख सकते हैं हम, तो इसे GS3 से जोड़कर देख सकते हैं, यानी पर्यावरण से भी जोड़कर देख सकते हैं। दूसरा है कि इकोनॉमिक से भी जोड़कर देख सकते हैं हम इसको। अभी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसको देखते हैं पहले कि ये तकनीक क्या है। तो कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए सरकार कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी ला सकती है, यानी कार्बन इमिशन को कम करने के लिए लाया जा रहा है। इस पॉलिसी के तहत सरकार कार्बन को कैप्चर करने में होने वाले खर्च पर सब्सिडी भी दे सकती है। वहीं कार्बन कैप्चर से जुड़ी परियोजनाओं की वित्तीय मदद के लिए कार्बन कैप्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना की जा सकती है, यानी जिसकी हम बात करें यानी CCFC, यानी C से कार्बन कैप्चर, F से फाइनेंस और कॉर्पोरेशन की स्थापना भी की जा सकती है। यानी जो कार्बन कैप्चर से जुड़ी हुई जो प्रोजेक्ट्स रहेंगे उनमें जो वित्तीय मदद है, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है, तो कार्बन कैप्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन उसकी स्थापना भी की जा सकती है। ऐसा इसमें लाने का प्रावधान किया जा सकता है। कैप्चर किए गए कार्बन से विभिन्न प्रकार के ग्रीन उत्पाद बनाने में भी मदद मिलेगी। इन उत्पादों को बनाने और कार्बन कैप्चर करने के लिए यह नए निवेश होंगे, जिससे रोजगार भी मिलेगा। और उसके अलावा आप इसमें देखेंगे तो इससे जो ऑर्गेनिक केमिकल्स के आयात में भी कमी आएगी और इन सबसे भारत को ग्रीन अर्थव्यवस्था की स्थापना में भी मदद मिलेगी, यानी जिसके हम ग्रीन इकोनॉमी की बात करते हैं, तो ग्रीन इकोनॉमी बनाने में भी मदद मिलेगी भारत को। अब हम बात करते हैं कि क्यों जरूरी है हमारे लिए जो CCUS, यानी जो कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, तो जरूरी क्यों है। तो वर्ष 2015 में पेरिस समझौते के तहत भारत को वर्ष 2050 तक अपने कार्बन इमिशन को 50% तक कम करना है और वर्ष 2070 तक इस इमिशन को स्तर है उसको 0 तक लाना है। तो सरकारी अध्ययन के मुताबिक वर्ष 2050 तक देश में सालाना कैप्चर करने लायक 2400 टन कार्बन का उत्सर्जन यानी इमिशन होगा और CCUS की मदद से इस इमिशन का 30% यानी लगभग 750 टन कार्बन को कैप्चर कर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह से आप देख पा रहे कि जो भारत ने अपनी प्रतिबद्धताएं की थी पेरिस समझौते में लेकर या COP26 में लेकर, तो उन सबको प्रतिबद्धताएं जो पूरी की यानी जो की है, तो उसको किस तरह से भारत अब पूरा करेगा। तो उसके लिए जरूरी है कि जो कार्बन है उसको कैप्चर किया जाए और उस कार्बन कैप्चर को करने के लिए कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज जो पॉलिसी वो लाई जा रही है। अब कार्बन का क्या होगा इस्तेमाल, तो भारत में सबसे अधिक लगभग 60% कार्बन इमिशन औद्योगिक सेक्टर से होता है। वर्ष 2020 में 2600 टन कार्बन इमिशन रहा और इसमें से 1600 टन औद्योगिक सेक्टर से हुआ। औद्योगिक सेक्टर में सबसे अधिक उत्सर्जन यानी जो इमिशन है वो थर्मल पावर प्लांट से होता है। उसके बाद सीमेंट, आयरन एंड स्टील, केमिकल्स जैसी इंडस्ट्री से होता है। तो ये कुछ बात बता दी कि जो कार्बन है का क्या होगा इस्तेमाल। उसके अलावा यहाँ पर जरूरी क्यों है ये हमारे लिए, उसके अलावा यहाँ पर इसका कुछ ओवरव्यू बता दिया। तब इसके बारे में थोड़ा और हम विस्तृत रूप से जानते हैं। तो व्हाट इज CCUS यानी कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। तो ये एक तरह से क्या है, मेथड ऑफ सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन टू दी एटमॉस्फेयर, यानी एक तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड हम डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में जो रिड्यूस कर रहे हैं तो उसको कम करना है, उसको एक तरह से कैप्चर करना है और कैप्चर करने के बाद उसको इस्तेमाल करना है। तो आप यहाँ पर देखिए कि इसमें किस तरह से जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है वो इस्तेमाल की जा रही है। तो सबसे पहले होगा तो कैप्चर किया, तो कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ से निकल रही, जहाँ से सोर्स है, तो उसे डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में ना भेजकर उसे एक तरह से कैप्चर करना है। उसके बाद क्या करना है, कैप्चर करने के बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन करना है, यानी एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो सकता है, तो या पाइपलाइन से हो सकता है या उसका डायरेक्ट इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अब उसके बाद क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन के बाद तो उसको एक तरह से स्टोर किया गया। अब स्टोर कहाँ पे किया गया है, तो या तो उसको स्टोर करो आप या उसका कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड परमानेंटली इन जियोलॉजिक लेयर ओवर 40,000 यानी 4,500 फीट अंडरग्राउंड
तो यहीं पर कहीं ना कहीं उसको स्टोर किया गया है। तो यहाँ पर कुछ एक अच्छी बात कही गई है कि वी थिंक दैट इट इज पॉसिबल टू हैव अ जीरो इमिशन यूज ऑफ कोल एंड सो कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज इज अ बिग पार्ट ऑफ अचीविंग दैट विजन। अब यहाँ पर ये कहना चाह रहा है बात कि हम जीरो एमिशन को अचीव कर सकते हैं, किस तरह से हम कोयले का इस्तेमाल करते हुए भी जीरो एमिशन को अचीव कर सकते हैं। तो उन्होंने इसके लिए क्या बताया कि इसके लिए हम कार्बन कैप्चर और इसके जो स्टोरेज है उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, तभी हम जो जीरो एमिशन है उसको अचीव कर सकते हैं। अब यहीं पर वो प्रोसेस बताई गई है कि CCUS की प्रोसेस क्या रहेगी। तो यहाँ पर वही पहली बात कि कैप्चर किया गया है, तो कहाँ से कैप्चर किया गया है, तो जहाँ से इसका इमिशन होगा, तो इमिशन कहाँ से होगा, तो पावर सेक्टर से हो सकता है, स्टील से हो सकता है, सीमेंट से हो सकता है, या अन्य प्लांट से इसका इमिशन होगा। अब यहाँ से हमने कैप्चर तो कर लिया। आप कैप्चर के करने के बाद आप यहाँ पर देखिए परिवहन हो रहा है, तो परिवहन किसके माध्यम से किया जा रहा है, यहाँ से प्लांट से। तो प्लांट से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक पाइपलाइन है, या उसके अलावा जो जलयान के जो मार्ग है या शिप यार्ड है उसे भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है परिवहन के लिए, क्योंकि किसी टैंक में इसको स्टोर करके भी परिवहन किया जा सकता है। दूसरा है कि पाइपलाइन का इस्तेमाल तो करेंगे ही सही। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट दिखाएगा, तो ट्रांसपोर्ट में पाइपलाइन या शिप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर आप देखिए इसका यूटिलाइजेशन, तो या तो यूटिलाइजेशन कर लिया जाए या इसका स्टोरेज कर लिया जाए। तो आप यूटिलाइजेशन में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको कुछ अन्य तरह के जो मिनरल्स है या बायोलॉजिकल है या केमिकल है वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो इसका स्टोरेज कर ली जाए। स्टोरेज कहाँ पे कर सकते हो, या तो सी में करो या अंडरग्राउंड में करो, तो इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब वही एक अन्य इमेज में देखिए आप वापिस, तो यहाँ पर कैप्चर किया जा रहा है। अब कैप्चर कहाँ से किया जा रहा है, तो कोई भी फॉसिल फ्यूल है या बायोमास फ्यूल से संबंधित जो पावर स्टेशन है या कोई इंडस्ट्री है या जो डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रही है एटमोसफेयर में या एयर में, तो वो रिलीज न करके उसको स्टोर किया जाए, यानी कैप्चर किया जाए। कैप्चर करने के बाद क्या किया गया, तो उसको ट्रांसपोर्ट किया गया। तो ट्रांसपोर्ट किसके माध्यम से, या तो शिप के माध्यम से या पाइपलाइन के माध्यम से, यानी एक तरह से जो पॉइंट ऑफ सोर्स है जहाँ से ये निकल रहा है तो उसको पॉइंट ऑफ यूज या स्टोरेज तक पहुंचाना है। तो वही हमारा मेन उद्देश्य है, उसके लिए आप कोई सा भी तरीका इस्तेमाल करें। उसके बाद क्या है, या तो आप इसका यूज कर लीजिए डायरेक्ट या इसका स्टोरेज कर लीजिए। तो आप यूज में कहाँ कहाँ कर सकते हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको आप कहाँ कहाँ कर सकते हो, तो आप कुछ भी प्रोडक्ट है या सर्विस में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर दो सर्विस दिखाई गई है, केमिकल या एविएशन सेक्टर में इस्तेमाल कर सकते हो या अन्य सेक्टर में। उसके अलावा आप स्टोरेज कर लीजिए। इसको स्टोरेज कहाँ पर कर सकते हो, या तो सी में कीजिए या अंडरग्राउंड में कीजिए। तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, क्योंकि हम बात करते हैं कि जो समुद्र है वो सबसे बड़े जो कार्बन डाइऑक्साइड या को सिंक या स्टोरेज का काम करते हैं, तो हम उन्हीं की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, इसको स्टोरेज भी कर सकते हैं। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड की हमने बात की कि इसमें स्टोर किया जाएगा, तो आप उसको देखिए कि उसका यूजेस कहाँ कहाँ हो सकते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे कि फॉसिल फ्यूल है या बायोमास है या अन्य जो इंडस्ट्री प्रोसेस है उनसे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही, अब उसका दो यूजेस हो सकता है, या तो आप उसका नॉन कन्वर्जन करके यूज कीजिए या कन्वर्जन करके यूज कीजिए। तो यहाँ पर नॉन कन्वर्जन में इसका डायरेक्ट यूज हो रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्ट यूज में कहाँ पर हो रहा, तो यील्ड बूस्टिंग में हो रहा है, यानी यूरिया फर्टिलाइजर अल्गी में, उसके अलावा ग्रीन हाउस में, उसके अलावा सॉल्वेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी इनहेंस ऑयल रिकवरी में, उसके अलावा ड्राई क्लीनिंग में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, या हीट ट्रांसफर फ्लूइड में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी रेफ्रिजरेशन में, उसके अलावा सुपर क्रिटिकल पावर सिस्टम में। उसके अलावा अदर यूजेस क्या हो सकता है, तो फूड एंड बेवरेजेस में, वेल्डिंग में, उसके अलावा मेडिकल यूजेस में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसका डायरेक्ट यूज होने के बाद इनडायरेक्ट यूज यानी कन्वर्जन करने के बाद इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है, तो फ्यूल में, तो फ्यूल में कौन सा, तो मीथेन, मिथेनॉल, गैसोलीन, डीजल, एविएशन फ्यूल। उसके अलावा केमिकल में, केमिकल इंटरमीडिएट यानी मिथेन और मिथेनॉल बनाने में, पॉलीमर्स बनाने में यानी प्लास्टिक्स में। उसके अलावा जो बिल्डिंग मटेरियल्स है उसको बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी एग्रीगेट्स किया जा सकता है, यानी फिलिंग मटेरियल जैसे सीमेंट है, कंक्रीट है, उसके में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह से जो हमें ये तकनीक है वो देखनी थी। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। ग्वाटेमाला में ज्वालामुखी फटा, तो ग्वाटेमाला की जो सिटी में इससे लगभग 65 किलोमीटर दूर स्थित वॉल्क डी फ्यूगो ज्वालामुखी रविवार को भीषण विस्फोट के बाद फट गया। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी, एक ज्वालामुखी की जो विस्फोटक की जो तस्वीर है। तो आप देखने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से जो लावा है वो बाहर आ रहा है, किस तरह से जो राख है और जो एक तरह से प्रकाश है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसका शेप देखिए तो आपको एक शंकु की तरह शेप दिखाई दे रहा होगा। अब हम जो ग्वाटेमाला में जो आया है उससे पहले हम देखते हैं कि जो ग्वाटेमाला है उसकी लोकेशन कहाँ पर। तो ये आप देख रहे होंगे इमेज, तो ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका हो जाता है। अब ये नॉर्थ अमेरिका में देखिए ये आर्कटिक सर्कल जा रहा है, आर्कटिक सर्कल में आप देखिए कनाडा, यूएसए से होकर गुजर रही है आर्कटिक सर्कल, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है कि क्या यूएसए से आर्कटिक सर्कल होकर गुजर रही है।
तो हमारे दिमाग में एक ही इमेज बनती है कि हाँ यूएसए से होकर तो नहीं गुजरी, क्योंकि कनाडा से गुजरी ना, कनाडा के नीचे यूएसए अवस्थित है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि अलास्का भी यूएसए का ही प्रांत है। तो यहाँ से आर्कटिक सर्कल गुजर रही है, इसका मतलब है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी होकर गुजर रही है। अब यहाँ पर देखिए मेक्सिको हो गया, अब मेक्सिको देखिए तो ये उत्तरी अमेरिका, ये पैसिफिक ओशन, ये अटलांटिक ओशन हो गया। अब आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को देखिए तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किससे होकर गुजर रही है, तो ये मेक्सिको से होकर गुजरी, लेकिन क्या अमेरिका से होकर गुजरी, कौन से अमेरिका से, तो यूएसए से बात कर रही है। तो आप कहेंगे कि यूएसए से होकर तो नहीं गुजरी, लेकिन आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आपको हवाई द्वीप दिखाई दे रहा होगा, तो हवाई द्वीप किसका हिस्सा है, तो यूएसए का हिस्सा है। अब हवाई द्वीप से गुजर रही है, इसका मतलब है कि यूएसए से भी होकर गुजर रही है। अब ये तो वही वाली बात हो जाती है जैसे कि भारत में आप मध्य प्रदेश को लीजिए, तो मध्य प्रदेश से कर्क रेखा होकर गुजर रही, लेकिन क्या भारत से होकर गुजर रही है, तो हाँ भारत से होकर गुजर रही, तो वही बात हो गई, क्योंकि अमेरिका का प्रांत है हवाई वाला प्रांत, यानी जो हवाई जो राज्य है वो अमेरिका का एक तरह से प्रांत है। अब मेक्सिको से होकर गुजरी। अब आप यहाँ पर देखिए ग्वाटेमाला, तो ग्वाटेमाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दक्षिण में अवस्थित है और इक्वेटर के उत्तर में अवस्थित है। अब आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आपको कैरिबियन सी दिखाई दे रहा होगा, ये गल्फ ऑफ मेक्सिको के दक्षिण में अवस्थित है और पैसिफिक ओशन के पूर्व में अवस्थित है और अटलांटिक ओशन उसके पश्चिम में अवस्थित है। उसके अलावा आप यहाँ पर इसको सेंट्रल अमेरिका यानी मध्य अमेरिका की जो कंट्रीज है उसकी श्रेणी में इसको शामिल किया जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे इसकी लोकेशन को, यानी सेंट्रल अमेरिका हो गया और ये साउथ अमेरिका हो गया और ये पनामा सिटी और ये पनामा कैनल आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। अब आइए एक अन्य इमेज में, तो ये हो गया ग्वाटेमाला। तो आप ऊपर देखा अभी आपने, तो आपने यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से इसके उत्तर में एक तरह से मेक्सिको अवस्थित है। अब उसी को आप देखिए ये ग्वाटेमाला है और ये इसके आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर उत्तर पूर्व में आपको बेलिज दिखाई दे रहा होगा और इसकी सीमा अटलांटिक ओशन से आपको लगती हुई दिखाई दे रही होगी। उसके अलावा नीचे आइए तो आपको होंडुरस और सेन सल्वाडोर दिखाई दे रहा होगा, यानी कितने देशों से इसकी सीमा लग रही है, तो 1 2 3 और 4 देशों से इसकी सीमा लगती है। और उसके अलावा इसके दक्षिण में आइए तो आपको निकारागुआ दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से इसकी जो लोकेशन अवस्थित है, उसके अलावा इसकी सीमा प्रशांत महासागर से भी लगती है, यानी एक तरह से कनेक्टिविटी का काम करता है, या एक तरह से अटलांटिक ओशन और जो पैसिफिक ओशन है उन दोनों को जोड़ने का काम भी कर रहा है एक तरह से। अब एक अन्य बीच में आइए आप, अब आप यहाँ पर रिंग ऑफ फायर को देख पा रहे होंगे, तो रिंग ऑफ फायर में महत्वपूर्ण है कि आप ग्वाटेमाला की लोकेशन को देखिए, तो ग्वाटेमाला की आप देख पा रहे होंगे कि ये रिंग ऑफ फायर का जो क्षेत्र है उसमें आ रहा है। तो अब रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में आने का मतलब क्या हुआ, कि रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में आने का मतलब है कि यहाँ पर जो प्लेटें हैं अभी एक तरह से एक्टिव फॉर्म में, यानी एक्टिव फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अभी भी जो प्लेटें हैं उनके बीच में या कन्वर्जेंट हो रहा है, और कन्वर्जेंट होने की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो प्लेटें हैं उनमें संचरण होने की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर ज्वालामुखी की घटनाएं, सुनामी, भूकंप या अन्य जो घटनाएं हुई वो घटित हो रही है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर आपको ज़्यादातर जो गहराई है वो ज़्यादातर गहराई यहाँ पर आपको इधर दिखाई देगी, यानी एक तरह से यूरेशियन जो प्लेट है और जो पैसिफिक प्लेट है इनके बीच में आप देख पा रहे तो यहाँ पर आपको ज़्यादा गहराई दिखाई देगी। यहाँ पर आप देखने का प्रयास कीजिए तो आपको यहाँ पर जो रेड स्पॉट है वो ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो आप देखिए कि रेड स्पॉट यहाँ पर आपको ज़्यादा क्यों दिखाई दे रही है, यानी जो ये है ग्लोबल अर्थ यानी भूकंप का जो क्षेत्र वो दिखाया गया है, तो ये यहाँ पर आपको ज़्यादा क्षेत्र क्यों दिखाई दे रहा है, तो आप देखिए किस तरह से एक तरह से ये रिंग बनी हुई है। अब उसके अलावा आप भारत में भी देखिए तो भारत में आपको हिमालय के क्षेत्र में ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे, उसके अलावा तिब्बत के पठार में दिखाई दे रहे होंगे, इधर तियान शान कुनलुन शान में दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा आप इधर आइए तो आपको पाकिस्तान में दिखाई दे रहे होंगे कुछ रेड स्पॉट। उसके अलावा आप यहाँ देखिए भूमध्य सागर के उत्तर में आपको दिखाई दे रहे होंगे, यानी ब्लैक सी के दक्षिण में, तो यहाँ पर आपको काकेशस रेंज है। उसके अलावा ईरान में आइए तो ईरान में आपको एल्ब्रुस दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर क्यों है, तो आप देखने का प्रयास कीजिए इसको भी। अब इसी को आपका जो जवाब का जो हमने प्रश्न किया उसका आंसर दूंगा, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर जो हमने ट्रेंच की बात की, अब इसको आप एक अन्य इमेज में आइए। तो ये एक तरह से एक इमेज दिखाया गया है कि किस तरह से जो ओशनिक क्रस्ट है और जो कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है अगर उनके बीच में कन्वर्जेंट होता है, यानी क्या हो गया, तो अभिसारी हो गया। तो अभिसारी होने की वजह से क्या होता है कि जो भारी जो क्रस्ट रहती है, यानी जो लिथोस्फीयर और ये एस्टिनोस्फीयर हो गया, तो जो ओशनिक क्रस्ट रहती है वो भारी रहती है, वो भारी रहने की वजह से वो नीचे जाती है। अब जैसे ही नीचे जाती है तो यहाँ पर एक तरह से जो ट्रेंच है यानी एक तरह से खाई का निर्माण होता है। अब खाई का निर्माण होता है तो जैसे ही ये ओशनिक क्रस्ट नीचे गई है तो ये जलने लग जाती है, यानी बर्निंग होती है इसकी, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो इसके तत्व है वो बाहर आते हैं, और जैसे ही बाहर आते हैं तो एक तरह से जो वोल्केनिक आर्क है उसका निर्माण होता है, और यहीं पर जो वलित पर्वत उनका निर्माण होता है। तो जैसे कि हमें पता है कि जैसे अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में जैसे हमें पता है कि रॉकीज और एंडीज का निर्माण हुआ है, भारत में हिमालय का निर्माण हुआ है, तो ये किस वजह से निर्माण हुए, तो ये एक तरह से वलित पर्वत के उदाहरण होते हैं। तो ये हिमालय है, चाहे आप रॉकीज की बात कीजिए या जो
एंडीज की बात की तो ये एक तरह से वलित पर्वत के अच्छे उदाहरण होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो प्लेटें आज भी मतलब अभिसरित हो रही है, मतलब अभिसरित हो रही है, यानी कन्वर्जेंट हो रही है, और कन्वर्जेंट होने की वजह से आज भी इनकी ऊंचाई निरंतर वृद्धि की अवस्था में है। अब जैसे हमने ट्रेंच की बात की तो आप देख पाएंगे कि इधर आपको ज्यादातर ट्रेंच दिखाई दे रही है, तो वही कारण वही है उसका ट्रेंच का निर्माण होने का। तो अब इनको देखिए, आपको सबसे उत्तर में आपको अल्यूशियन ट्रेंच दिखाई दे रही होगी, उसके अलावा कुरिल ट्रेंच दिखाई दे रही होगी, जापान ट्रेंच, उसके अलावा आप देखने का प्रयास कीजिए, आपको मेरियाना ट्रेंच दिखाई दे रही होगी, उसके बाद चैलेंजर ड्रिप दिखाई दे रहा होगा। उसके अलावा नीचे आप देखने का प्रयास कीजिए तो आपको टोंगा ट्रेंच, करमडेक ट्रेंच दिखाई दे रही होगी। तो इस तरह से आपको ट्रेंचों को देखना है, यहाँ आपको देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ आपको क्रकातोआ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर चावा या सुंडा ट्रेंच दिखाई दे रही होगी। अब यहाँ पर प्रश्न कैसे बन सकते हैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से? तो यहाँ पर पूछ सकता है वो कि जो ट्रेंच है उनका उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर में क्रम जमाइए। तो सबसे दक्षिण में कौन सी हो जाएगी? यहाँ से कर्नाटक ट्रेंच हो जाएगी, उसके बाद टोंगा ट्रेंच हो जाएगी, उसके बाद चैलेंजर ट्रिप, उसके अलावा मेरियाना ट्रेंच, उसके अलावा आप देखिए ऊपर तो आपको दिखाई दे रही जापान ट्रेंच, जापान ट्रेंच के बाद कुरिल ट्रेंच, और उत्तर में हो जाएगी अल्यूशियन ट्रेंच। उसके अलावा यहाँ पर र्यूक्यो ट्रेंच को भी देख सकते हैं आप, फिलिपीन ट्रेंच को भी देखिए। यहाँ पर आपको साउथ सैंडविच ट्रेंच दिखाई दे रही होगी, पेरू चिल्ली ट्रेंच दिखाई दे रही होगी। उसके अलावा आप यहाँ पर देखिए तो प्योर्टो रिको ट्रेंच दिखाई दे रही होगी आपको। उसके अलावा मिडिल अमेरिकन ट्रेंच दिखाई दे रही होगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ट्रेंच हो जाती। अब यहाँ पर आपने अभी हमने बात की प्लेटो की, तो आप प्लेटो को देखने का प्रयास कीजिए। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट दिखाई दे रही होगी आपको। ये यहाँ पर आप देखिए फिलीपींस प्लेट है, यहाँ पर आपको यूरेशियन प्लेट दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर आपको पैसिफिक प्लेट दिखाई दे रही है, कॉकस प्लेट, जुआन डी फूका प्लेट दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट दिखाई दे रही होगी, नाजका प्लेट नीचे अंटार्कटिका प्लेट, ये साउथ अमेरिका की प्लेट हो गई, ये कैरिबियन प्लेट हो जाती है यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर आप देखने का प्रयास कीजिए अरेबियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की हमने बात कर ही ली है। तो आप देखिए यहाँ पर जिसके हम मेन बात कर रहे थे, तो ये हो जाता है सेंट्रल अमेरिका यानी मध्य अमेरिका। अब यहीं पर आप देखिए तो यहाँ पर आपको कैरिबियन प्लेट दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर आपको कोकस प्लेट दिखाई दे रही होगी, जिसके बीच में आपको यहाँ पर कन्वर्जेंट दिखाई दे रहा होगा। इसकी वजह से यहाँ पर जो अभी हमने बात की थी कि यहाँ पर किस तरह से जो मिडिल अमेरिका के ट्रेंच है उसका निर्माण हो रहा है। तो निर्माण क्यों हो रहा है? क्योंकि एक ट्रेंच भारी और एक ट्रेंच हल्की। तो भारी ट्रेंच कौन सी है? तो कोकस प्लेट भारी है। तो कोकस प्लेट भारी होने की वजह से वो नीचे जाती है, और जो कैरिबियन प्लेट है वो क्रस्ट यानी एक तरह से महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो वो हल्की होने की वजह से ऊपर रहती है। तो इसकी वजह से यहाँ पर एक ट्रेंच का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर पेरू चिल्ली का ट्रेंच है, तो वो क्यों हो रही है? तो यहाँ से नाजका प्लेट और साउथ अमेरिका की प्लेट इन दोनों के बीच में कन्वर्जेंट हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर जो ट्रेंच है उसका निर्माण हो रहा है। उसके अलावा आप यहाँ पर देखिए तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यूरेशियन प्लेट है इधर, और इधर फिलीपींस प्लेट है। तो इधर आप देखने का प्रयास किए तो यहाँ पर कन्वर्जेंट हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ट्रेंच है उनका निर्माण हो रहा है। उसकी वजह से यहाँ पर जो ज्वालामुखी की घटना है वो भी ज़्यादा घटित होती है, तो वो उसकी पीछे का वजह यही है। तो इस तरह से हमें ये खबर देखनी थी। तो जो हमारा जो विश्लेषण है वो तो यही समाप्त होता है, लेकिन हमने जिन लोकेशन की या कंट्रीज की हमने बात की है तो उनको हम गूगल मैप में देख लेते हैं। तो ये हमारा प्यारा भारत हो गया। तो हम कहाँ चलना है हमें? सबसे पहले तो हम चलते हैं ग्वाटेमाला। तो ये बंगाल की खाड़ी होगी, बंगाल की खाड़ी से हम अंडमान सागर से होते हुए, मलक्का स्ट्रेट से होते हुए, साउथ चाइना सी से होते हुए, फिर हम चलते हैं फिलीपीन सागर से होते हुए, जो उत्तरी प्रशांत महासागर से होते हैं, ये हवाई द्वीप आ गया बीच में यानी होनोलुलु। उसके बाद हम चलते हैं ये इस साइड में। तो आप इधर आइए, तो आप यहाँ पर ग्वाटेमाला को देखने का प्रयास कीजिए। तो हम पहुँच गए ग्वाटेमाला। आप देखिए कि इसके उत्तर में आपको मेक्सिको दिखाई दे रहा होगा, ये बेलिस दिखाई दे रहा होगा, ये अल सल्वाडोर, ये होंडुरस दिखाई दे रहा होगा। तो एक तरह से इनके बीच में गिरा हुआ है, यानी सेंट्रल अमेरिका की एक तरह से कंट्री है। तो आप यहाँ देखिए ग्वाटेमाला को, तो ग्वाटेमाला को आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो इसकी सीमा किससे लग रही है? इधर कैरिबियन सागर हो गया, मेक्सिको की खाड़ी हो गई, यानी मेक्सिको की खाड़ी से नहीं लग रहा। क्यों लग रहा? क्योंकि यहाँ पर एक तरह से जो मेक्सिको है उसका क्षेत्र आ जाता है, यानी कैंकन या युकाटन, यानी जिसे हम युकाटन का प्रायद्वीप बोलते हैं, क्योंकि तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ, इसकी वजह से युकाटन प्रायद्वीप बोलते हैं। तो युकाटन प्रायद्वीप की वजह से ये मेक्सिको की खाड़ी से सीमा लगता है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर कैरिबियन सागर से इसकी सीमा लग रही है, यानी एक तरह से जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है उससे सीमा लग रही है, और इधर प्रशांत महासागर से सीमा लग रही है इसकी। तो एक तरह से बीच में एक तरह से कनेक्टिविटी का काम भी करता है एक तरह से। और इसके बीच में आप देखिए तो लेक इजाबेल दिखाई दे रही होगी आपको, ये ग्वाटेमाला। अब इसका आप फिजिकल मैप देखना चाहते हैं तो आप फिजिकल मैप में देखने का प्रयास कीजिए इसका एक बार। तो आप देखने का प्रयास कीजिए आप, तो आपको इसके बीच में कुछ आपको उभरा हुआ क्षेत्र दिखाई दे रहा है जो कुछ पर्वतीय क्षेत्र को इंगित कर रहा है। उसके अलावा आप देखने का प्रयास कीजिए, ज़्यादातर आपको ग्रीनरी यानी एक तरह से मैदानी वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा।
यहाँ पर आप देखने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर एक, यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यानी किस तरह से इन्होंने अपना शहरीकरण किया है, उसकी एक झलक देखने का प्रयास कीजिए आप। आप देखने का प्रयास कीजिए, 360 डिग्री से इमेज लिया गया है, तो आप देखने का प्रयास कीजिए, आपको कुछ भारत से और यहाँ से तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास कीजिए, आपको कुछ अंतर दिखाई देगा यहाँ पर। आप देख पा रहे होंगे कि कितनी बेहतरी से इन्होंने डिजाइन किया हुआ अपने जिस सिटी को। ये देखने का प्रयास कीजिए आप। ये 360 डिग्री से लिए गई इमेज है, जो पूरी तरह से आपको सब एंगल से इमेज दिखाई दे रही होंगी। आप ऊपर देखने का प्रयास कीजिए तो आपको तो ऊपर भी दिखाई दे रहा होगा, ये वाहन दिखाई दे रहे होंगे आपको रास्ते पे चलते हुए। यहाँ पर आप एक स्टेडियम को देखने का प्रयास कीजिए। अब इनका भारत से आप तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास कीजिए, तो आप बहुत सारी चीज़ों को जान पाएंगे। अब हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश का, जिसकी हमने बात की थी, हिमाचल प्रदेश। तो ग्वाटेमाला से हम चलते हैं हमारे भारत। तो ये भारत आ गए हम। तो हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश। तो ये हिमाचल प्रदेश को आप देखने का प्रयास कीजिए, ये इसकी राजधानी शिमला हो गई हिमाचल की। अब हिमाचल प्रदेश को आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये शिमला की हमने बात की है। अब यहाँ पर आइए आप, एक गोविंद सागर देखने का प्रयास कीजिए। गोविंद सागर लेक दिखाई दे रही होगी आपको, और ये नदी देखिए सतलज रिवर के सतलज रिवर पर अवस्थित है। इसके उत्तर में आप आइए तो आप यहाँ पर ये व्यास रिवर को देखिए। ये आप देख पाएंगे व्यास रिवर को, और व्यास रिवर पर आपको कौन सी जो झील दिखाई दे रही होगी, तो आप यहाँ पर देखिए महाराणा प्रताप सागर दिखाई दे रही होगी आपको। और यहीं पर आपको पोंग डैम पार्क भी दिखाई दे रहा होगा, ये पोंग बांध भी कहते हैं जिसे। यहाँ देखने का प्रयास कीजिए आप, पोंग बांध दिखाई दे रहा होगा आपको। ये व्यास नदी होकर ये पोंग डैम देखिए आप, व्यास नदी पर बना हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए आप पार्वती पर्वत। उसके अलावा पिंड घाटी राष्ट्रीय उद्यान को देखने का प्रयास कीजिए आप। तो कहाँ पर अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। इसकी कुछ इमेज दिखाई दे रही है यहाँ पर, आप देखने का प्रयास कीजिए कितना खूबसूरत है यहाँ पर। पीन वैली नेशनल पार्क, स्पीति वन्य प्राणी मंडल, हिमाचल प्रदेश। ये आप देखने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से हिमालय की वादियों में बसा हुआ एक खूबसूरत राज्य हमारा पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर आइस स्केटिंग की जाती है, या जो एडवेंचर से संबंधित जो गतिविधियां हैं वो की जाती है। और यहीं से आप देखने का प्रयास कीजिए, यहाँ से जो रिवर्स निकलती हैं। यहाँ पर कुछ वीडियो हो तो वीडियो देखने का प्रयास करते हैं हम। तो आप फील करने का प्रयास कीजिए यहाँ पर कि किस तरह से जो बीच में, हिमालय के बीच में घाटियों का निर्माण होता है। देखने का प्रयास कीजिए किस तरह से यहाँ पर बर्फ है वो जमी हुई है। यहाँ पर जो हिमस्खलन या भूस्खलन की घटनाएं घटित होती हैं, तो देखने का प्रयास कीजिए आप। तो आप देख पाएंगे कि इस तरह से जो नदियां इन दो पर्वतों के बीच से होकर आ रही है।
इसका आप फिजिकल में देखने का प्रयास कीजिए इसको, हिमाचल प्रदेश को। तो ये आप देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ पर ऊपर से आप देखने पर आपको यहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा होगा। तो इसके पीछे की वजह क्या है, तो आप उससे अंदाजा लगाने का प्रयास कीजिए। उसके अलावा यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र है, उनको देखते हैं हम। जैसे हमने पार्वती पर्वत की बात की, तो पार्वती पर्वत को देखने का प्रयास कीजिए आप, 3D में देखने का प्रयास कीजिए। तो आप फील करने का प्रयास कीजिए यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर जो संरचना है, यहाँ पर जो फिजिकल है स्वरूप है यहाँ का हिमाचल प्रदेश का। तो यहाँ पर देख पाएंगे पार्वती पर्वत जो ऊंची चोटी हो जाती है हिमाचल प्रदेश में एक। अब यहाँ पर आप गोविंद सागर लेके उसको देखने का प्रयास कीजिए। तो किस तरह से ये दो आपको यहाँ पर एक तरह से पर्वतीय क्षेत्र दिखाई दे रहेंगे, ये देखने का प्रयास कीजिए इन दोनों के बीच में किस तरह से इसकी लोकेशन अवस्थित है। अब यहीं पर आप देखिए ये भांगड़ा बांध आपको दिखाई दे रहा होगा। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर एक नांगल दिखाई दे रहा होगा, नांगल बांध। ये भांगड़ा बांध की जो इमेज है आप उसको देख लीजिए एक बार पहले। ये गोविंद सागर झील हो गई, भी हमने इस प्रकार इसको देखा है अभी। उसके अलावा आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर व्यास नदी, तो व्यास नदी पर देखने का प्रयास कीजिए। तो आपको महाराणा प्रताप सागर दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर आपको जो पोंग डैम पार्क है वो दिखाई दे रहा होगा, पोंग डैम बांध दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पर। आप देखने का प्रयास कीजिए कि कितना किस तरह का यहाँ का जो नज़ारा है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से हमें जो फिजिकल मैप देखना था हिमाचल प्रदेश का, जो हमारा जो विश्लेषण है ये समाप्त करते हैं। धन्यवाद।